हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविज़न्स क्या क्या थे, वो प्रोविज़न्स क्यों थे, ठीक है, उसमें क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था उसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया है। एंड नेक्स्ट जो आया वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हर तरीके की हिस्ट्री इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन और बहुत ही अच्छी स्लाइड्स के साथ में। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजंस में क्या था। सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, पहला क्या था, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रीडिज़ाइंड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। ठीक है, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ये आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका था। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना कौन, इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने जितना भी ब्रिटिश पोजीशन था इंडिया में उसको उन्होंने एक तरीके से अपना नाम दे दिया था। ठीक है, कि अब वो क्या हो गया, अब वो बंगाल के नहीं, जितना भी उन्होंने जीता है, ठीक है, जितने एरिया में भी उनकी कॉलोनी है, जितने में भी उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया है, वो सारा का सारा अब एक हो गया है, सब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड नेक्स्ट, द लीज ऑफ 20 ईयर्स टू द कंपनी वॉज फर्दर एक्सटेंडेड। ठीक है, जो लीज चल रहा था 20-20 साल का लाइसेंस जो मिल रहा था वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट 20 सालों के लिए। ठीक है, अब देखेंगे स्टार्टिंग से ये 20-20 साल का चलता आ रहा था। ठीक है, 1793 वाला जो था उसमें 20 साल का दिया गया तो इधर आया। ठीक है, 13 से 20 साल तक हुआ तो 33 तक आया, 33 से फिर 20 साल तक जाएगा तो 53 तक जाएगा, 1853 तक। और ये जो लाइसेंसिंग वाला प्रोसेस है वो 1853 में जा कर के ख़त्म हो जाता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे एक्ट जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल इतना कि ये जो लाइसेंस था वो और 20 सालों के लिए नेक्स्ट बढ़ा दिया गया। द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी ऑल्सो एंडेड। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके पहले 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था इसके पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एशिया में ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया। ठीक है, जिसके बाद जो है कि उसने जितने भी यूरोपियन ट्रेड थे फ्रेंच, वो मतलब अपने वहाँ करने से मना कर दिया था। तो अब वहाँ के ट्रेडर्स को भी था कि उनको भी भाई इंडिया में ट्रेड करना है, एशिया में ट्रेड करना है, क्योंकि वहाँ से तो उनके रास्ते बंद हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ बाकी ट्रेडर्स का भी रास्ता खोल दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड में वो ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद चाइना के साथ ट्रेड और टी में ट्रेड और ओपियम में ट्रेड, ये ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली में था, यानी कि ये ट्रेड अभी भी इन
सब्जेक्ट्स में इन लाइन में ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से ये जो कंपनी की मोनोपोली थी कि चाइना के साथ ट्रेड और चाय में, ओपियम में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, ये मोनोपोली भी ख़त्म कर दी गई। यानी कि अब पूरी तरीके से एशिया फ्री था ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे उनके लिए। कोई भी आके कहीं भी किसी भी चीज़ का व्यापार करे, ठीक है, पूरी तरीके से हर किसी को लाइसेंस दे दिया गया था। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम कैसे आया और कैसे चीज़ें धीरे धीरे बदली, चेंज हुई, ख़त्म हुई, तो इसके लिए आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का वीडियो देखिए पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनके पास अब लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी, यानी कि अब वो किसी भी तरीके का कानून नहीं बना सकते अपना। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया ना, तो जब अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, इसका मतलब उसके अंडर जितने भी आएंगे, जितने भी उनका है बॉम्बे, मद्रास, इधर यूनाइटेड प्रोविंस और इधर पंजाब, मतलब जितने भी थे, सिंध, ये सब तो खैर अभी बाद में ऐड होंगे, लेकिन ये सारे के सारे अब क्या हो गए थे, अब सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एक ही गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया था, यानी कि गवर्नर जनरल की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो अब हर जो है जितनी भी इनकी प्रेसिडेंसीज थी उन सब के लिए जो लेजिस्लेशन था, जो भी कानून था, ठीक है, वो सब अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की काउंसिल में ही बनेगा, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास से जो भी इनका लेजिस्लेटिव पावर्स थे, जो भी कानून बनाने संबंधी पावर्स, वो सब अब ख़त्म कर दिए गए थे। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जो भी ब्रिटिश इंडिया था वही सेम चीज़, ठीक है, उन दोनों से ख़त्म कर दिया गया था। और जितना भी एंटायर ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि इंडिया में जितना भी ब्रिटिश पोजीशन था, जितने भी क्षेत्र पे, उन सब पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स, उन सब पे जो विधि कानून बनाने का जो पावर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के पास था, ठीक है। यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल मिलके ही कोई भी लॉ, कोई भी नियम कानून पास कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the governor general in council had the authority to amend, repeal or alter any law pertaining to all people and places in British Indian territories, whether British, foreign or Indian native। यानी कि वही द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल जो उसकी काउंसिल थी, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता था। अमेंड का मतलब है उसमें संशोधन कर सकता था, ठीक है। किसी भी लॉ को रिपील कर सकता था, किसी भी कानून को वो ख़त्म कर सकता था, किसी को भी ऑल्टर कर सकता था, यानी कि ये नहीं ये होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें ऐड करना, कट करना, ऑल्टर करना, ठीक है। एनी लॉ, किसी भी लॉ को वो किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से अमेंड कर सकता था, उसमें संशोधन कर सकता था, उसको रिपील, उसको ख़त्म कर सकता था, एंड उसको ऑल्टर कर सकता था, अपने मन से हटा लगा सकता था, उसमें कोई भी नियम कानून कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता था, ठीक है। एनी लॉ परटेनिंग टू ऑल पीपल, जो सब लोगों के लिए, ठीक है, एंड प्लेसेस, जितने भी लोग, जितनी भी जगहें थी जो कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में आती थी, जितने भी प्रोविंसेस हैं ना, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये सारे, ठीक है, इसमें जो भी या तो वो ब्रिटिश रहते हों, फॉरेनर रहते हों, इंडियन नेटिव जो भी थे, सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सा अब गवर्नर जनरल बनाता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल ये काम करती थी और गवर्नर जनरल के पास पावर था कि वो किसी भी नियम कानून को अपने हिसाब से बदल सकती थी, संशोधन उसका कर सकती थी हर किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, यानी कि अब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई थी। The civil and military affairs of the company were controlled by the governor general in council। और जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे, लेजिस्लेटिव पावर्स तो थी ही, साथ में जो सिविल और मिलिट्री पावर्स थे, जो मिलिट्री अफेयर्स थे कंपनी के, वो भी अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज टू हैव 4 मेंबर्स। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे, ठीक है, जिसमें से एक लेजिस्लेटिव मेंबर या आप कहिए लॉ मेंबर भी ऐड किया गया था।
फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल वॉज कॉल्ड इंडिया काउंसिल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है तो गवर्नमेंट भी तो इंडिया की हुई ना, क्योंकि अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो है नहीं सिर्फ, अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसका रूल रेगुलेशन यहाँ पे जो कर रहे थे, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसका जो भी उनकी गवर्नमेंट थी वो अब क्या हो गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको इंडिया काउंसिल बोला जाता था। ठीक है, The act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called Act। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर जो चीज़ थी, यानी कि उसको कंट्रोल करने वाली जो चीज़ थी वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि गवर्नर जनरल जो भी था इंडिया का, उसकी जो काउंसिल थी, ये लोग कोई भी लॉ बनाते हैं, उसमें कोई भी एक्ट ये लोग ले आना चाहते हैं, उसको मैंडेट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इस तो सबसे पहले वो क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उस लॉ को, उस एक्ट को, उस लॉ को कुछ भी आपने किया है, मैंडेट किया है, उसमें लॉ कोई नया बनाया है, उसको सबसे पहले आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में के सामने रखना पड़ेगा और वहाँ से पास होने के बाद ही वो लॉ एक्ट के फॉर्म में आएगा। यानी कि वो पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया पे वो जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, जब तक वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एज पर एक्ट द इंडियन लॉ कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। और इस एक्ट के अनुसार फर्स्ट टाइम इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश्ड किया गया। आपने देखा कि जो 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसमें एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया। ठीक है, और उसके साथ ही इंडियन लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मैकाले एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, जो पहला लॉ कमीशन था वो लॉर्ड मैकाले के अंडर में बनाया गया। ठीक है, यानी कि उस लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाले। इट सॉट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ। ठीक है, और क्या हुआ उसमें, सबसे पहले लॉ कमीशन में जितने भी इंडियन लॉ थे, जितने भी इंडियन कानून थे, इंडिया में जितने भी कानून पास किए गए थे, बनाए गए थे, उन सब को कोडिफाई किया गया। ठीक है, 1 by 1 ये एक्ट है, ये जैसे अभी नहीं है कि 144 के इसमें आर्टिकल में ये है, ऐसे वैसे इस तरीके से कर करके सारे के सारे कोडिफाई किए गए। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट दैट गेव परमिशन फॉर इंडियंस टू हैव अ शेयर इन कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट में, ठीक है, पहली बार जो इंडियंस थे उनको भी शेयर दिया गया कि जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो भी हमारा प्रशासन है, उसमें जो यहाँ के लोग थे, इंडियंस थे, वो भी अब अपना शेयर, अपनी भागीदारी दिखाएंगे। एक तरीके से जो सर्विसेज थी उसमें इंडियंस के लिए रास्ते थोड़े खोल दिए गए, जो हायर सर्विसेज थी उसमें भी। ठीक है, ऑल ओवर इनका मतलब ये हुआ। It stated that merit should be the basis of employment to government services and not birth, color, religion और race। और इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की गई 1833 के एक्ट में, कि जो जॉब थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब थी, जो भी हायर पोस्ट था, उन सब में जो भी एम्प्लॉयमेंट था ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया में, उसमें अब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो भी थी उसमें अब आपकी बर्थ, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, इंडियन हैं, फॉरेनर हैं, क्या है क्या नहीं, आपका कलर, आपके रिलीजन, रेस, इन सब के बेसिस पे आपको जॉब नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ जॉब या एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज आपको आपकी मेरिट, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपके गुणों के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ इस एक्ट के थ्रू। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशन इन 1833। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने स्लेवरी, यानी कि जो दासत्व का काम था, दासत्व जो था, एक प्रथा चली आ रही थी बहुत टाइम से, उसको एबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन में भी ख़त्म कर दिया और उसके साथ साथ उसकी जितनी भी कॉलोनीज़ थी, जितने भी उसके पोजेशंस थे, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमाया हुआ था, कब्जा किया हुआ था, हर उस जगह से 1833 में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन
इंडिया में भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 के एक्ट के थ्रू, बट पहला जो इंडियन स्लेवरी एक्ट था वो 1843 में आया। ठीक है, कब? 1843 में। तो एक तरीके से इंडिया में स्लेवरी ख़त्म हुई थी 1843 में, क्योंकि पहला इंडियन स्लेवरी एक्ट जो पास हुआ था वो 1843 में ही हुआ था। Since the number of British residents in the country was increasing, the act allowed for having 3 bishops in India. तो अब क्या हुआ, अब जब जाहिर सी बात है कि जब ट्रेड बढ़ गया, अब फ्रीली हर कोई ट्रेड कर सकता है। आप देखेंगे 1813 वाले चार्टर एक्ट में उसी के थ्रू सारे के सारे मिशनरीज और उन सबको आने की परमिशन दे दी गई थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया था कि भाई परमिशन तो उनको मिल गई थी ट्रेड की भी। अब जो ट्रेड करने आएगा लंबे समय तक अगर यहाँ पे रह रहा है तो वो अपनी फैमिली भी लेके आएगा। तो ऐसे में क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो अब बढ़ते जा रहे थे। और अब जो है यहाँ पे बिशप्स जो है 3 बिशप्स होते थे इंडिया में। ठीक है, इट ऑल्सो सॉट टू रेगुलेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और अब जो है क्या किया जाने लगा कि अब यहाँ पे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस भी चलने लगे। आप देखेंगे 1813 वाले चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब मिशनरीज आने लगे थे तो उनको जो है यहाँ पे धर्मांतरण कराने की, यानी कि धर्म उनको बदलने की, क्रिश्चियन आप हिंदू हैं हिंदू से क्रिश्चियन बन जाइए, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाइए, मतलब कुल मिला के उनको अपने धर्म की संख्या बढ़ानी थी। यहाँ पे आके अपना सुप्रीमेसी, अपना जो भी था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति, उसकी इजाज़त भी उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिल चुकी थी। ठीक है, तो अब ये यहाँ आके अपने जो उनका क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस था इंडिया में वो भी अब वो अपना रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको भी इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 के जितने भी थे प्रोविजंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। और उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।